हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल अजान्स कोडिंग कॉर्नर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं किस तरह से हमारा फ्रंट एंड एंड बैक एंड आपस में कनेक्ट होते हैं, किस तरह से हम फ्रंट एंड पे डाटा को इंटर करते हैं और वो डाटा हमारे सर्वर के पास जाता है और सर्वर उस डाटा को डेटाबेस में स्टोर करता है। फिर जो सेकंड चीज हम इस वीडियो में देखेंगे वो ये है कि हम किस तरह से अपने फ्रंट एंड से डाटा को रिक्वेस्ट करते हैं और वो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है और सर्वर डेटाबेस से डाटा को फेच करता है और वही सेम डाटा जो हमने डेटाबेस में स्टोर किया हुआ होता है वो हमें अपने ब्राउजर पे डिस्प्ले होता हुआ नजर आता है। जो थर्ड चीज हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने फ्रंट एंड को यूज करते हुए अपने बैक एंड से डाटा को डिलीट कर सकते हैं। तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम इस वीडियो में देखने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपना VS कोड ओपन कर देते हैं। ये हम अपने VS कोड की स्क्रीन पे आके तो इसमें आपको एक प्रोजेक्ट ओपन हुआ हुआ नजर आ रहा होगा। तो इसमें बहुत सारी फाइल्स हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा इन फाइल्स का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा एक मेन फोल्डर है वाइट रिएक्ट ऐप। और क्योंकि हमने जो अपना रिएक्ट है वो वाइट के थ्रू उस ऐप को क्रिएट किया है, रिएक्ट की ऐप को हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज नहीं किया। तो इसलिए हम ये वाइट रिएक्ट ऐप हमने यूज किया, इसलिए हमने फोल्डर का नाम भी वाइट रिएक्ट ऐप रखा है। और साथ में हम आप इधर एक बैकएंड का फोल्डर देख सकते हो और एक SRC का फोल्डर देख सकते हो। ये जो हमारा बैकएंड का फोल्डर है इसमें हमने अपने बैकएंड का कोड लिखा हुआ है। इसकी जो मेन फाइल है वो ये है app.js। इस पे आपको डिफरेंट रेस्ट एपीआई नजर आ रही होगी और साथ में ये मिडलवेयर का कोड नजर आ रहा होगा और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट नजर आ रही होंगी। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। और साथ में ये एक हमारी कनेक्शन की फाइल है, इसके थ्रू हम मंगोडीबी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो आपको एक चीज तो देख के समझ आ गई होगी कि हम अपने फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट का यूज कर रहे हैं और अपने बैक एंड के लिए हम एक्सप्रेस एंड मोंगोडीबी का यूज करेंगे। अब मैं आपको अपने एक्सप्रेस की रिएक्ट की मेन फाइल दिखा देता हूँ, वो ये है। ये यहाँ पे ये रेंडर फंक्शन आप देख सकते हो। तो ओवरव्यू हम सबसे पहले इन दोनों को चला लेते हैं। तो एक चीज आप जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जानना वो ये है कि अब देखें हमारा बैक एंड का कोड भी ये है, हमारे फ्रंट एंड का कोड भी है। अब हम एक ही VS कोड यूज कर रहे हैं, तो हम किस तरह से कुछ ऐसा करें कि हमारा ये जो बैक एंड का फोल्डर है इसके अंदर जो सर्वर है वो भी रन हो जाए और ये फ्रंट एंड भी रन हो जाए। अब इसके लिए हमारे पास क्योंकि VS कोड में टर्मिनल तो एक ही हो सकता है, इसलिए हम इन दोनों में से एक ही को रन कर सकते हैं। बट VS कोड हमें फैसिलिटेट करता है कि हम अपने टर्मिनल को स्प्लिट करके अपने बैकएंड को भी रन कर सकते हैं और अपने फ्रंट एंड को भी रन कर सकते हैं एट अ टाइम। तो सबसे पहले हम अपने ये जो हमारा रिएक्ट है इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले हम टर्मिनल को ओपन कर देते हैं। ये देखें हमारा टर्मिनल ओपन हो गया है और करंटली हम अपने ये जो ऊपर वाला ये जो सबसे मेन फोल्डर है इसमें है। इससे हमें इस फोल्डर में जाना पड़ेगा, उसके बाद इस SRC फोल्डर में जाना पड़ेगा और उसके बाद ही हम अपनी ये जो मेन फाइल है हमारी रिएक्ट की इसको रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्टरी सर्च करते हैं। डायरेक्टरी की कमांड ये देखें, ये इस फोल्डर के अंदर थे हम और उसके अंदर ये एक फोल्डर है। तो हम इसे कॉपी करते हैं ताकि हम इस पे जा सकें। अब CD और ये हम करते हैं। अब हम इस फोल्डर के अंदर आ गए। अब इस फोल्डर के अंदर एक बैक एंड है और SRC भी है। पहले हम अपने SRC में जो रिएक्ट है उसको रन करते हैं, फिर हम अपने बैकएंड को भी बैकएंड के सर्वर को भी चलाएंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्टरी करते हैं और इसके अंदर SRC का फोल्डर आपको नजर आ रहा है, इसे हम कॉपी कर देते हैं और CD पेस्ट करते हैं SRC को। अब ये देखें हम SRC के अंदर आ गए हैं। अब हम अपने रिएक्ट की ऐप को रन कर देते हैं। npm run dev। ये हमारी अब रिएक्ट की ऐप ओपन हो रही है। जब भी हम क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज करते थे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था,
लेकिन अब क्योंकि वाइट का हम यूज कर रहे हैं इसलिए हमारी जो ऐप है वो 2 मिनट में 2 सेकंड में स्टार्ट हो गई है। तो ये देखिएगा, ये ये हमारा फ्रंट एंड होने के लिए होगा। और इस फ्रंट एंड को यूज करते हुए हम अपने ऑल दी कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। अब ये किस तरह से होगा वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम अपने बैकएंड का कोड देखते हैं। अब सबसे पहले हम अपने सर्वर को रन कर देते हैं। अब सर्वर की फाइल हमारी बैकएंड फोल्डर के अंदर है, ये app.js। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने बैकएंड पे जाना पड़ेगा। अब ये जो पहले मैं आपको चीज समझा रहा था कि अब ये देखें, ये एक टर्मिनल है, इसमें तो अब रिएक्ट की ऐप ओपन हुई हुई है। अब अगर हम इसको क्लोज करके दोबारा से इस फाइल को रन करेंगे तो फिर वो वाली फाइल तो रन हो जाएगी, लेकिन हमारा जो रिएक्ट है वो क्लोज हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हमें दोनों को एट अ टाइम यूज करना है ताकि हम दोनों की आपस में वर्किंग को देख सकें। तो इसके लिए हम अपने टर्मिनल को स्प्लिट कर सकते हैं, और ये प्लस का ऑप्शन है, और इससे हमारा जो टर्मिनल है वो स्प्लिट हो जाएगा। अब ये देखें, ये हमारा एक टर्मिनल, और हमें एक और दोबारा से टर्मिनल मिल गया है, और इसमें हम अपने ये जो बैकएंड का कोड है इसको भी रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैकएंड के फोल्डर में चलते हैं। नहीं, सबसे पहले हम वाइट रिएक्ट ऐप में हमें जाना पड़ेगा क्योंकि हम उससे भी बाहर हैं। तो हम सबसे पहले डायरेक्टरी में चलते हैं। हम डायरेक्टरी पे आ गए। अब इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आते हैं cd, और ये कमांड। अब हम अपने इस फोल्डर के अंदर आ गए। इसके अंदर हमने बैकएंड में जाना है, तो हम फिर से डायरेक्टरी को सर्च करते हैं। अब फिर से हमारे अंदर आगे सारे फोल्डर्स ओपन हो गए। हम बैकएंड को कॉपी करते हैं, cd बैकएंड। अब हम बैकएंड के अंदर आ गए हैं। अब हमने इस फाइल को रन करना है। इस फाइल के अंदर ही हमारा सर्वर का कोड लिखा हुआ है, ये देखें। ये हमने इसे लिसन करना है पोर्ट 5000 पे, और ये जो हमारा सर्वर है वो पोर्ट 5000 पे रन होगा। ये जो कोड है हमने एक्सप्रेस को यूज करते हुए लिखा हुआ है। हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपना सर्वर रन कर देते हैं। नोड फाइल का नेम क्या है, app.js, app.js। अब इस तरह से जो हमारा सर्वर होगा वो स्टार्ट होगा। ये देखें, सर्वर स्टार्टेड। ये ये वाला जो कंसोल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्रिंट हो रहा है, और ये कनेक्टेड सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि ये जो हमारी डेटाबेस है ये ये हमारी कनेक्ट हो गई है, और ये कनेक्टेड सक्सेसफुली का ये जो कोड है ये प्रिंट हो रहा है। अब इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम अपने फ्रंट एंड पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने एक चीज देखनी है। अब हमारा लॉजिक क्या है, जो मैंने आपको सबसे पहले चीज समझाई थी, वो हमारा लॉजिक ये था कि जैसे ही हम अपने फॉर्म में डाटा को इंटर करेंगे, ये जो हमारा फॉर्म है इसमें जैसे ही हम डाटा को इंटर करेंगे, ये डाटा हमें यहाँ पे इस पेज पे डिस्प्ले होना चाहिए। अब ये देखें, यहाँ पे अभी कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने अभी भी फॉर्म में कोई डाटा इंटर किया ही नहीं है, और जाहिर है हमने ना तो कुछ इंटर किया है, तो वो हमें डिस्प्ले भी नहीं हो रहा। और ये हमारा डिलीट का पेज होगा। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो हम डायरेक्ट एडिट नंबर को लिख के उस एक यूजर को डिलीट कर दें, तो या फिर हम डिलीट ऑल को रन करें ताकि हमारे जितने भी यूजर्स हैं वो सारे डिलीट हो जाएं। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको चूज किया, तो ये जो नीचे है ये वाली वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब मेरे कोड में मेरे ख्याल से मैंने कोई टैग लगा लिया है जो कि उसे नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे पहले अपने डिलीट के उसमें चलते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे ये मैंने एक्स्ट्रा पी का पैराग्राफ टैग लगा लिया और उसमें उस वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया, इसलिए वो वहां पे शो हो रही थी। अब वाइट को यूज करने का ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये बेनिफिट हो जाता है कि जैसे ही हमने इसको सेव किया है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से गायब हो गया। अब अगर हम क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज कर रहे होते तो कभी भी ऐसे नहीं होता जब तक हम npm स्टार्ट ना करते। तो इसीलिए वाइट अब मोस्टली लोग उसी से वाइट के थ्रू ही
रिएक्ट ऐप को क्रिएट करते हैं। अब हम अपने मेन फंक्शन की तरफ आते हैं कि सबसे पहले हम फॉर्म में डाटा इंटर करें, और वो जो डाटा हम इंटर करेंगे वो हमें डिस्प्ले में नजर आना चाहिए, और वो वाला डाटा हमारी डेटाबेस में भी स्टोर होना चाहिए। अब जो एडिट नंबर है ये यूनिक होगा। मीन अगर हमने एक डाटा एक यूजर ने के मार्क्स हमने उस एडिट नंबर के साथ स्टोर कर दिए, सबमिट कर दिए हैं, तो जो सेकंड स्टूडेंट होगा उसके जो मार्क्स एंड सेक्शन एंड नेम हम इंटर करेंगे, उसके लिए हमें एडिट नंबर डिफरेंट यूज करना होगा। और यही मोस्टली होता है बिकॉज यूनिवर्सिटी में कभी भी एडिट नंबर दो स्टूडेंट के सेम नहीं हो सकते। इसको आप प्राइमरी की सूरत में देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं और अपना फॉर्म का कोड देखते हैं, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। फॉर्म का कोड हमारा ये है, ये हमारी फॉर्म की फाइल है। सबसे पहले ये आप देख सकते हो कि ये जो इनपुट टैग्स हैं, ये जो हमें डिस्प्ले हो रहा था इंटर नेम, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये प्लेस होल्डर, इंटर एडिट नंबर, इंटरसेक्शन, इंटर मार्क्स, और ये हमारा सबमिट है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है उसमें ऑन सबमिट ये इवेंट कॉल होगा, और ये जो फंक्शन है हैंडल सबमिट ये वापस कॉल होगा। अब हैंडल सबमिट में जैसे ही हमारा कंपाइलर जाएगा तो वहां से ये फेच करेगा। ये जो एपीआई हमें नजर आ रही है, इसमें ये पोर्ट आप देख सकते हो, ये वही पोर्ट है जो जिस पे हमने अपने सर्वर को रन किया हुआ है। और ये सबमिट ये एक एंड पॉइंट है जो कि हमने अपने डिफाइन किया होगा अपने सर्वर में। अब हम अपने सर्वर में देखते हैं कि क्या हमने स्लैश सबमिट से कोई एंड पॉइंट डिफाइन किया हुआ है। तो ये देखें, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा स्लैश सबमिट, ये हमने एक एंड पॉइंट है वो डिफाइन किया हुआ है। अब जैसे यूजर क्या करेगा, यूजर अपना डाटा इंटर करेगा, अपना नेम इंटर करेगा, एडिट नंबर इंटर करेगा, मार्क्स इंटर करेगा, और सबमिट क्लिक करेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि क्या इस एडिट नंबर से कोई यूजर का मार्क, इस यूजर के मार्क्स हमने ऑलरेडी इंटर तो नहीं किए हुए। मीन अगर हमने एक स्टूडेंट के मार्क्स एक बार इंटर कर दिए तो हम उसके दोबारा इंटर नहीं करेंगे। इस तरह से हमारा जो डाटा है वो डिटेक्टेड नहीं होगा। तो यहाँ से अगर वो यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा उसका एडिट नंबर, तो हम यहाँ से ये एरर थ्रो कर देंगे कि रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब यहाँ से ये नीचे जो कैच वाला ब्लॉक है वो रन होगा, और यहाँ से ये जो हमारा रिस्पॉन्स है वो जाएगा एज एन जेसॉन। और ये हम एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, तो ये क्योंकि हम डॉट जेसॉन यूज कर रहे हैं तो ये एक जेसॉन ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब क्या होगा कि ये जैसे ही हमारा रिस्पांस जाता है ये इस फाइल में जाएगा, फॉर्म्स वाली फाइल में। हम जाके देखते हैं कि उधर हमने रिस्पांस को कैसे हैंडल किया हुआ है। पहले हम देख लेते हैं कि अगर तो वो यूजर का एडिट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता हुआ तो वो जो डाटा है वो हमें डेटाबेस में सेव करना होगा, और उसके लिए ये कोड हमने लिखा हुआ है। अब ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये जो रिएक्ट का कोड भी है, मोंगोडीबी का कोड भी है, एक्सप्रेस का कोड भी है, बेसिकली मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको कोई कोड सिखा रहा हूँ या कोड पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं इनको बस ऊपर से समझा के मेन कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि किस तरह से दोनों चीजें वर्क करती हैं। अगर आपको एक्सप्रेस, मोंगोडीबी या रिएक्ट में से कोई नहीं आती तो आप इसकी बस जस्ट यहाँ से फंक्शनैलिटी देख सकते हो, और वहां से जाकर उनकी डॉक्यूमेंटेशन से उन्हें लर्न कर सकते हो। बेसिकली इस वीडियो का मकसद आपको यहाँ पर रिएक्ट, एक्सप्रेस या मोंगोडीबी पढ़ाना नहीं है, इसलिए मैं जो फंक्शन प्रोजेक्ट बना हुआ है जस्ट आपको वो दिखा रहा हूँ कि किस तरह से बैक एंड एंड फ्रंट एंड कनेक्ट हुए हुए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये डाटा हमारी डेटाबेस में सेव हो जाएगा। अगर वो सक्सेसफुली सेव हो जाता है तो ये मैसेज चला जाएगा हमारे फ्रंट एंड पे। और डॉट जेसॉन, क्योंकि ये देखें ये एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, अब हमने इसे एज एन जेसॉन पास करना है, तो हम इसलिए डॉट जेसॉन यूज कर रहे हैं। और हम अपने जो क्लाइंट होगा, हमारा जो फ्रंट एंड होगा, फॉर्म्स में चलते हैं। यहाँ पे जो भी वो रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि वो हम जेसॉन में आ रहा है तो हम उसे पार्स करेंगे।
मीन ये वाला जो फंक्शन है ये उसे एक जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में दोबारा से कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि इसे मालूम है कि जो हमारा सर्वर है वहां से एक जेसॉन का ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो यही हो रहा है। और यहाँ से ये जो डाटा है ये वो बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और यहाँ से हम इसे देख सकेंगे, ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, फॉर्म डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली। और ये डाटा डॉट मैसेज जो यहाँ से मैसेज आएगा वो भी साथ डिस्प्ले होगा। अब ये फॉर्म का कोड है, और अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम चलते हैं अपने फॉर्म पे, हम लिखते हैं अजान इम्तियाज 21 एडिट, ए या बी कुछ भी लिख लो, सेक्शन लिख लो, मार्क्स लिख लो, और सबमिट पे क्लिक करते हैं। ये देखें, फॉर्म डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली, फॉर्म डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब क्या है कि ये जो डाटा है ये जाकर डेटाबेस में स्टोर हो गया होगा। हम डेटाबेस को ओपन करके भी देख सकते हैं। हमारे कंपास को देखते हैं, मोंगोडीबी कंपास, ये मोंगोडीबी का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और हमारी लोकल मशीन पे है। हम इसको ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। अब हमारा ये रिएक्ट फॉर्म है, ये डेटाबेस है, इसके अंदर ये कलेक्शन बनी हुई है, और ये देखें यहाँ पे वो डाटा हमारे पास आकर स्टोर हो गया। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, रो में ला लेते हैं। अब ये डाटा जो यहाँ पे हमने इंटर किया, अब जैसे ही हम डिस्प्ले पे जाएंगे तो ये वाला डाटा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखना है डिस्प्ले, जैसे ही हम डिस्प्ले पे गए, पहले क्या आता था कि नो डाटा अवेलेबल, अब क्या आ रहा है, नेम आजान इम्तियाज एडिट नंबर, ये सेक्शन पे मार्क्स 812। अब ये डिस्प्ले किस तरह से काम कर रहा है हम कोड में जाके देखेंगे। इससे पहले हम एक और यूजर स्टूडेंट के मार्क्स इंटर कर देते हैं। हम अली खान लिख लेते हैं, इसको कोई भी एडिट नंबर रख सकते हैं, लेकिन एडिट नंबर, अब हमने एक एडिट नंबर से यूजर को इंटर कर दिया। अब हम अगर सेकंड सेम एडिट नंबर रखेंगे तो हम देखते हैं क्या होता है, क्या हमारा कोड इसको फाइंड कर सकता है। तो हम सबमिट करते हैं, ये देखें, एन एरर अकर्ड व्हाइल सबमिटिंग द फॉर्म, एडिट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि वो जो मैंने आपको कोड की लाइन दिखाई थी जिसमें वो सबसे पहले देखता है कि क्या ये डाटा हमारे डेटाबेस में पहले एग्जिस्ट तो नहीं करता इस एडिट नंबर के थ्रू। तो अगर वो करता होगा तो ये वाला मैसेज वहां से आ रहा था, और वही मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब हम इसका एडिट नंबर चेंज कर देते हैं ताकि हम इसको सक्सेसफुली सबमिट कर सकें। तो ये देखें, फॉर्म डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली, फॉर्म डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ से हम ओके कर देते हैं। अब हम अपने डिस्प्ले पे चलेंगे तो ये देखें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमारे दो यूजर्स का, दो स्टूडेंट्स के की इन्फो हमें यहाँ पे नजर आ रही है, और यही इन्फो हमारे डेटाबेस में भी होगी जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखें, अजान इम्तियाज अली खान 812 813, और ये सब हमने सेम रखा हुआ था। अब ये चीज हमने देख लिया, अब हम डिस्प्ले का कोड देख लेते हैं कि किस तरह से ये जो पार्ट है ये डिस्प्ले हो रहा है। डिस्प्ले, जैसे ही हम सबसे पहले डिस्प्ले के यूआरएल पे जाएंगे, और तो ये जो फाइल है डिस्प्ले की, इसमें ये हमने एक हुक यूज की हुई है, रिएक्ट की यूज इफेक्ट। आपने पढ़ी होगी, जिनको भी रिएक्ट आता है उनको इसका जरूर मालूम होगा। ये क्या होता है कि इसके अंदर ये डिपेंडेंसीज हैं, और क्योंकि अभी तक हमने कोई डिपेंडेंसी ऐड नहीं की हुई, तो ये जो फर्स्ट टाइम रेंडर्ड होगी तो ये वाला पार्ट कोड एग्जीक्यूट होगा। अब क्या होगा कि फेच होगी हमारा ये जो एपीआई है, ये कॉल होगी। इसमें जो एंड पॉइंट है गेट डाटा, हमने जो सर्वर पे इसको डिफाइन किया हुआ है, हम उधर देखते हैं गेट डाटा। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे कि हम ये जो हमारी डेटाबेस में कलेक्शन थी रिएक्ट फॉर्म की, उसको फाइंड करेंगे, उसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो इस डाटा के अंदर स्टोर हो जाएंगे। अगर तो कोई डाटा है ही नहीं इसके अंदर, तो ये रिस्पॉन्स चला जाएगा नो डाटा करंटली स्टोर्ड। और अगर इसके अंदर कोई डाटा आ जाता है, मीन इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट था जो इसके अंदर आ गया है, तो हम क्या करेंगे कि उसका एक उसको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, डाटा एरे बनाएंगे। मीन कि हम जब डाटा डॉट मैप कर रहे हैं
तो यहाँ से रिटर्न हो रहा है एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, और उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को हम जेसॉन स्ट्रिंग की तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं, जेसॉन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिस्पॉन्स में सेंड कर रहे हैं। और बाकी अगर दरमियान में कोई इश्यू आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, तो ये मैसेज आएगा इंटरनल सर्वर एरर। तो इस तरह से वहां से कॉल आएगी और यहाँ से रिस्पॉन्स जाएगा। अब यहाँ से हम कंसिडर करते हैं कि यूजर एग्जिस्ट करता था, और सिंपली यहाँ से ये वाला डाटा एज एन रिस्पॉन्स जेसॉन स्ट्रिंग सेंड हुआ है हमारे डिस्प्ले में। अब डिस्प्ले क्या करेगा कि डिस्प्ले को यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव होगा, वो देखेगा क्या ये ओके है। अगर तो ये ओके नहीं है तो ये एरर जनरेट हो जाएगा, और यहाँ से ये डायरेक्ट ये कैच का जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा। और अगर वो जो हमारा ये रिस्पॉन्स है वो सही आया है, मीन उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये पार्स हो जाएंगे। मीन क्योंकि वहां से स्ट्रिंगिफाई हो रहे थे, मीन के वहां से वो एक जेसॉन स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहे थे, तो यहाँ से वो क्या होगा कि वापस ऑब्जेक्ट में, जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसको हम सेट डाटा कर देंगे। सेट डाटा का क्या मतलब है कि हमने ऊपर एक यूज स्टेट की हुक यूज की हुई है, जिसमें हमने डाटा यूज किया होगा, उसको सेट डाटा, उस एरे में हम सेट डाटा कर रहे हैं। मीन वहां से जो भी डाटा आ रहा है हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। अब हम नीचे चलते हैं कि वो डिस्प्ले कैसे हो रहा है। अब जैसे ही डाटा डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है, मीन के देखें जब हम फर्स्ट टाइम हमने अपना ओपन किया था वो पेज डिस्प्ले का, तो उसमें आया था नो डाटा अवेलेबल। अब देखें ये एक टर्नरी ऑपरेटर यूज हुआ है कि अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई है तो फिर तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, बट अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ये कॉलन के आगे वाला। अब देखें जब हम पहली दफा पेज पे गए थे, तो क्योंकि हमने अभी कोई फॉर्म से कोई डाटा इंटर नहीं किया हुआ था, तो ये लेस देन 0 था, इसलिए ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी, इसलिए हमें ये शो हो रहा था नो डाटा अवेलेबल। अब क्योंकि हमें हमने दो ऐड कर दिए हैं, दो रिकॉर्ड्स यूजर के ऐड कर दिए हैं, तो डेफिनेटली ये ग्रेटर देन 0 है। तो अब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जिससे जो लूप चलेगी और जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ये हम मैप कर रहे हैं, तो इसी तरह से, इसी वजह से ये जो डाटा है हमें यहाँ पे डिस्प्ले होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इन दोनों को डिलीट कर देंगे और हमारी डेटाबेस में कोई यूजर का डाटा स्टोर नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या शो होगा, यहाँ पे हमें ये वाला पार्ट शो होगा नो डाटा अवेलेबल, बिकॉज ये वाली जो कंडीशन होगी ये फुलफिल नहीं होगी, ये डाटा डॉट लेंथ वाली। अब हमने दो कंसेप्ट देख लिए, एक फॉर्म से डाटा को किस तरह से डेटाबेस में स्टोर करना है, और किस तरह से ये जो डिस्प्ले है यहाँ इस दर से रिक्वेस्ट को हमने सेंड करना है अपने सर्वर पे, और सर्वर ने डेटाबेस से डाटा को फेच करना है और हमने इसको रेंडर कर देना है यहाँ पे, ये इस तरह से। अब हम चलते हैं कि डिलीट किस तरह से काम करता है। अब डिलीट में हमने जो फंक्शनैलिटी रखी हुई है, इसमें यह है कि हम दो तरह से अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपने डाटा को या यूजर के रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। एक कि हम इंडिविजुअली करें, कि हमने अगर किसी स्पेसिफिक यूजर का, स्टूडेंट का डाटा अपने रिकॉर्ड से निकालना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे उसका एडिट नंबर इंटर करें और यहाँ से इस डिलीट को प्रेस करें, तो वो जो पर्टिकुलर यूजर होगा उसका डाटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब अगर हमने अजान का डाटा डिलीट करना है, तो उसका एडिट नंबर हमने रखा हुआ है 21 एडिट 812। अगर हम इसको इंटर करते हैं तो ये देखें रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, तो अजान का रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो गया है। अब हमारे पास एक ही रिकॉर्ड बचा है अली खान का। अब ये काम किस तरह से होगा है, सबसे पहले हम इसका कोड देखते हैं, इस फंक्शनैलिटी का, फिर हम डिलीट ऑल का देखेंगे कि हमने अगर सब यूजर्स का डाटा डिलीट करना है तो हम इस डिलीट ऑल को यूज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि डिलीट का कोड में क्या हुआ है। ये देखें ये एक इनपुट टैग है जिसमें हमने अपना एडिट नंबर इंटर किया है और इस बटन पे हमने क्लिक किया है, ये डिलीट का
बटन है। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, ये वाला फंक्शन कॉल होगा हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट में जाके क्या होगा कि ये जो डिलीट ऑल है ये फेच करेगा इस एपी इस एंड पॉइंट को। अब ये जो एंड पॉइंट है हमारा जो सर्वर का कोड है उधर डिफाइन हुआ होगा डिलीट यूजर्स करके, किधर है ये डिलीट यूजर। अब यहां से वो आएगा, वो आकर देखेगा कि क्या इस एडिड नंबर से कोई डॉक्यूमेंट स्टोर है, कोई रिकॉर्ड स्टोर है हमारी डेटाबेस में। अगर तो वो स्टोर है तो क्या होगा कि हमारा ये वाला रिस्पॉन्स जाएगा रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, जो कि अभी हमने देखा भी है। और अगर कोई भी यूजर एग्जिस्ट नहीं करता उस एडिड नंबर के साथ तो हम क्या कहेंगे, नो यूजर फाउंड विद दिस एडिड नंबर। तो ये जो थ्रू न्यू एरर है, यहाँ से ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और यहाँ से ये जो एरर है एज इन जेसॉन सेंड हो जाएगा हमारे फ्रंट एंड पे, मीन हमारे इस रिएक्ट की फाइल में, डिलीट की फाइल में। अब यहाँ पे ये तो डिलीट आर यूजर पर है, ये जो हमारा कोड है डिलीट यूजर करके, ये यहाँ से वो कॉल गई थी। तो यहाँ से वो एडिड नंबर जो था वो पहले स्ट्रिंगिफाई हुआ था, ये हमें बेसिक चीजें ये मालूम है। यहाँ से वो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ, उस रिस्पॉन्स को उसने जेसॉन उसको पार्स किया और फिर क्या हुआ, उसको अलर्ट की सूरत में डिस्प्ले कर दिया। और अगर कोई एरर आया है तो उसको भी डिस्प्ले कर दिया। अब क्या करते हैं हम कि डिलीट ऑल यूजर का कोड देख लेते हैं और फिर जाकर उसको उधर करके देखेंगे अपने ब्राउजर पे। तो जब डिलीट ऑल यूजर करेगा तो डिलीट ऑल यूजर का एंड पॉइंट कॉल होगा। हम जाएंगे यहाँ पे नो ऐप डॉट जेएस में, यहाँ से ये वाला जो एंड पॉइंट है ये कॉल होगा। वो सबसे पहले काउंट करेगा क्या हमारी डेटाबेस में कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, उस जो हमारी कलेक्शन है उसके अंदर कितने डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट जीरो हैं तो डेफिनेटली हमारे डेटाबेस में कोई डाटा ही नहीं है कि हम उसको डिलीट करें। तो ये कॉल हो जाएगा नो यूजर फाउंड, ये एज एन रिस्पॉन्स सेंड हो जाएगा। और अगर एग्जिस्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा डिलीट मेनी, मीन के सारे जो हमारे उसके अंदर रिकॉर्ड स्टोर हैं उनको डिलीट कर दो। और क्या हो जाएगा, ये वाला मैसेज जो होगा ये एज एन जेसॉन सेंड हो जाएगा। और अगर इसके दरमियान कोई और एरर आ जाता है तो इंटरनेट सर्वर एरर के थ्रू हम यूजर को डिस्प्ले करवा देंगे और खुद जो डेवलपर होगा वो यहाँ से आकर उसको ठीक कर सकता है अगर कोई और एरर आ जाता है। अब हम क्या करते हैं कि हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे और इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब हमारा जो डिस्प्ले है उसमें एक यूजर ऐड है, हम दो तीन यूजर को दो तीन स्टूडेंट्स का डाटा ऐड कर देते हैं। 8128 हम इसका ऐड करते हैं। एक हम इधर से एडिट नंबर चेंज करता जाते हैं और क्या होता है कि हम उस डाटा को ऐड करते जाते हैं, क्योंकि नेम कॉमन हो सकते हैं, सेक्शन कॉमन हो सकता है, मार्क्स कॉमन हो सकते हैं, सिर्फ एडिट नंबर हमने क्या करना है, चेंज करना है, क्योंकि वही यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है सारे स्टूडेंट्स को। अब हम अपने डिस्प्ले पे चलते हैं, ये देखें ये इतने सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है। अब हमने पार्टिकुलर यूजर का देख लिया था कि हम किस तरह से उनके डाटा को डिलीट कर सकते हैं। अब हम इकट्ठे सारे यूजर्स का सारे स्टूडेंट्स का डाटा डिलीट करते हैं। तो 1 2 3 लेट्स डू इट। ये देखें ऑल यूजर रिमूव्ड सक्सेसफुली। ओके, अब हम डिस्प्ले पे चलते हैं, ये देखें नो डाटा अवेलेबल। ये जो मैंने आपको टर्नरी ऑपरेटर दिखाया था कि जैसे ही उसकी लेंथ लेस देन 0 हो जाएगी तो वो जो लास्ट वाली कंडीशन थी वो प्रिंट हो गई। अब हम अपने डेटाबेस में देखते हैं क्या वहां पे कोई डाटा है। ये इसको हम अभी रिफ्रेश करते हैं, ये देखें दिस कलेक्शन हैज नो डाटा। तो इस तरह से ये फंक्शनैलिटी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इन पे हमारी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ समझ भी आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।